में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ को संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 15 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने अजरबैजान ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि इसने महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट और अमरावती के बीच में जो नेशनल हाईवे है, इसमें बिटुमिनस लेन ये बिछाया है 75 किलोमीटर का, और इसके लिए इसने केवल टाइम जो लिया है वो लिया है कुल 105 घंटे 33 मिनट का। आपको जानना चाहिए, ब्लू ड्यूक ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की गई है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। फेडरल बैंक को एमरू, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रबर बोर्ड का, इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनाया गया है। आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है। HSBC इंडिया, इसने भारत में जो हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स हैं तो उनको $250 मिलियन का लैंडिंग सपोर्ट देने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर सुब्रमण्य कुमार, इनको RBL बैंक का MD एंड CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं तो उनकी शिकायत करने के लिए ACB 14400 इस तरह की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। प्रतिध्वनि ये एक ई-बुक है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा, इन्होंने नॉर्वे ग्रुप A ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड है, इसके जो CEO हैं आशीष गुप्ता, इनका जो कार्यकाल है उसको घटा दिया है और अब इन्हें असिस्टेंट जनरल बना दिया गया है BSF में, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। आपको जानना चाहिए, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022, इसमें भारत की रैंक 121 है और इस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। मयंक कुमार अग्रवाल, इन्हें प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, कृष्णा श्रीनिवासन, इन्हें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। चलिए अब 18 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C होगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज हैं, इन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए, जस्टिस देसाई ने हाल ही में जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई उसकी अध्यक्षता भी की थी। इससे पहले जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे और नवंबर 2021 में ये पद इन्होंने छोड़ दिया था, खाली कर दिया था, और उसी के बाद से अब तक ये पद खाली रहा और अब इस पद पर नियुक्ति की गई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर एट विच सिटी? PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में
बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कोलंबो। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनका एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर, ये श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। इसी के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्लियर कर दिया, यानी कि हमारी ओर से इसमें सहायता की जाएगी। इस तरह का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भारत सरकार ने मंजूर कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो इस बार की 5th बिम्स्टेक समिट थी, ये 30 मार्च को कोलंबो श्रीलंका में हुई है। याद रखिएगा, इस साल जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे ये एग्ज़ाम, और हाल ही में भी देखा गया एग्ज़ाम्स में पूछा गया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि जो 5th बिम्स्टेक समिट हुई इसका आयोजन स्थल क्या था। बाकी आपको जानना चाहिए बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में है। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए, जब आप बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स लिखते हैं इसी के साथ में आप जो शार्क के मेंबर स्टेट्स हैं उनको भी लिखें, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, म्यांमार और थाईलैंड के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम शार्क के मेंबर्स को देखते हैं। तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसके साथ ही आप शार्क के मेंबर्स को भी लिखें और तब याद करें। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो बिम्स्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं ये भूटान के हैं, तेंजिन लेकपेल। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन 22% बिम्स्टेक कंट्रीज से आता है, यानी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनकी जो कंबाइंड जीडीपी है ये 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। पहली समिट इसकी थाईलैंड में हुई थी। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। तो देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका थीम इस बार रहा 2022 में राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि पूछ लिया जाता है ये। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस बार जो होस्ट कंट्री है ये जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है, इसकी जो होस्ट कंट्री रही जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया या ऑब्जर्व किया गया वो है स्पेन के मैड्रिड शहर में। बाकी डिसर्टिफिकेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो जो है जब इस तरह की भूमि बन जाए कि वहाँ पर कुछ भी पैदा ना हो तो उसको बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन। तो वो क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है। जैसे जो एनिमल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग करें, है ना, जो चरते हैं वो ज़्यादा ही चर जाएं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, कोई एग्जिस्टिंग कोई मरुस्थल है वो एक्सपैंड हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर डिसर्टिफिकेशन हो रहा है। नेम द इंडियन पैराशूटर हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द सैटराक्स 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप इन फ्रांस। उस भारतीय पैराशूटर का नाम बताइए जिसने फ्रांस में सैटराक्स 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण यानी कि 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अवनी लेखरा। तो देखिए, सैटराक्स फ्रांस में ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है और यहाँ पर इंडियन शूटर्स ने 6 गोल्ड मेडल जीते, 5 सिल्वर मेडल्स जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जितनों ने भी ये मेडल्स जीते हैं इन सभी ने पेरिस में होने वाले 2024 पैरालंपिक्स के लिए अपनी सीट पक्की कर ली है। इसी इवेंट में आपको जानना चाहिए जो टोक्यो 2022 गोल्ड मेडलिस्ट हैं अवनी लेखरा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें, एक तो 10 मीटर एयर राइफल में और दूसरा 50 मीटर एयर राइफल में। Holy relics of Lord Buddha were taken from India to which country on the occasion of बुद्ध पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से किस देश में ले जाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मंगोलिया। तो लॉर्ड बुद्धा के जो 4 होली relics हैं यानी कि जो पवित्र अवशेष हैं उनको भारत से मंगोलिया ले जाया गया 11 दिन के लिए। क्यों, किस अवसर पर? मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, जो कि 14 जून 2022 को रही।
तो आपको जानना चाहिए 25 मेंबर का एक दल भारत से गया था और इनकी अगुवाई की थी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं किरेन रिजिजू इन्होंने। अच्छा, जो ये हॉली रेलिक्स हैं इनको बटसागन टेम्पल है यहाँ पर गंडन मोनेस्ट्री के अंदर ही है ये मंगोलिया में, तो यहाँ पर इनको डिस्प्ले किया गया है। आपको बता दें जो होली बुद्धा रेलिक्स हैं ये सबसे पहले 1898 में डिस्कवर किए गए थे बिहार में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जून 16। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाकी रेमिटेंस का मतलब आप सभी जानते हैं कि किस तरह का फंड होता है जो माइग्रेंट द्वारा अपनी होम कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कोई भारतीय सऊदी अरब में रह रहा है, काम कर रहा है, तो वहाँ से वो अपने घर यानी कि भारत में पैसा भेजता होगा अपनी फैमिली को फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, या फिर बिजली पानी का खर्चा है या और भी किसी तरह का खर्चा है उसके लिए पैसा भेजता है, तो उसी को बोलते हैं रेमिटेंस। हु प्रिसाइडेड ओवर द 25th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन दीव? दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अमित शाह। तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने दीव में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 25th मीटिंग की अध्यक्षता की है और ये पहली बार हो रहा है जब वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में आयोजित की गई है। आपको जानना चाहिए जोनल काउंसिल्स के बारे में, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र नहीं है, बल्कि इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत जोनल काउंसिल्स की स्थापना की गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये जोनल काउंसिल्स होती हैं इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, ये होम मिनिस्टर होते हैं, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, याद रखिएगा। बाकी चीफ मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल देखिए 5 जोनल काउंसिल हैं, नदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। इनके अलावा एक और जोनल काउंसिल है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको एक सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 और इसमें ये जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये सभी इसमें आते हैं। तो टोटल 6 जोनल काउंसिल्स आप कह सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एट विच स्टेट्स? राजभवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जो राजभवन है, महाराष्ट्र का जो राजभवन मतलब जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, वहाँ पर जल भूषण बिल्डिंग और गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इनको इनॉग्रेट किया है और इस मौके पर जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, ये भी मौजूद रहे। बाकी आपको जानना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर को भी इनॉग्रेट किया है। तो ये न्यूज़ और ये न्यूज़ महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पर क्लब कर दी है। 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंक्लूडेड इन विच रीजन? 38वीं भारत इंडोनेशियाई समन्वित गश्त किस क्षेत्र में संपन्न हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अंडमान सी एंड स्टेट्स ऑफ मलक्का। तो देखिए 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जैसे आप इंडो कॉर्पेट भी बोलते हैं, ये जो भारत की अंडमान एंड निकोबार कमांड है और इंडोनेशियन नेवी, इन दोनों के बीच में ही अंडमान सी एंड स्टेट्स ऑफ मलक्का में संपन्न हुई है। आपको जानना चाहिए कि ये जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, ये साल 2002 से ही किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा धर्मशाला।
सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के HPC स्टेडियम में पहली बार आयोजित होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इसकी अध्यक्षता की है और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई नीति आयोग के द्वारा। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड दैट youth recruited in the armed forces under the short-term Agnipath scheme will get priority in recruitment to the Central Armed Police Forces and which of the following? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अल्पकालिक अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और निम्नलिखित में से किसमें भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, असम राइफल्स। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में तो आप सभी जान ही गए होंगे। इस पर एक स्पेशल लेक्चर भी विकास सर द्वारा आपके लिए लाया गया था। तो देखिए यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी अग्निपथ स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट होंगे आर्म फोर्सेस में, तो उनके जो कार्यकाल होगा 4 साल के बाद उनको फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा कहा है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो काफ़ी बवाल इस पर चल रहा है, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं। बिहार और अब तो कई स्टेट्स में ये जो है पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए जो CAPF है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इसमें कौन कौन आते हैं? CRPF आता है, CISF आता है, BSF आता है, SSB आता है और ITBP आता है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल में रहते हैं। असम राइफल्स भी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है। तो ये आप याद रखें कि इन दोनों में का एक तो CAPF में और असम राइफल्स, इन दोनों में ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। अ नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर कैन नाउ चेंज एसेट एलोकेशन हाउ मेनी टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर? एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहक अब एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार परिसंपत्ति आवंटन बदल सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 4। तो देखिए जो नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर है वो अब एक फाइनेंशियल ईयर में जो अपना एसेट एलोकेशन है उसको 4 बार चेंज कर सकता है। जानेंगे इसके बारे में। देखिए Tier 1 और Tier 2 अकाउंट होते हैं जो NPS सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए। अब NPS सब्सक्राइबर्स अपना फंड 3 एसेट क्लास में जो है आप 3 एसेट क्लास में अपने फंड को वो मैनेज करते हैं। ठीक है, कौन? NPS सब्सक्राइबर्स। एक तो इक्विटी, दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इन तीनों ही एसेट क्लास में जो NPS सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना फंड लगा सकते हैं। तो फिलहाल सब्सक्राइबर्स अपने फंड एलोकेशन में साल में 2 बार ही बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है PFRDA के द्वारा कि अब 4 बार ये फाइनेंशियल ईयर में उसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी PFRDA के बारे में आपको जानना चाहिए। चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। Which edition of International Day for Countering Hate Speech is being celebrated on June 18? हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कौन सा संस्करण 18 जून को मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फर्स्ट। तो देखिए जुलाई 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच के रूप में हम मनाएंगे और इसलिए साल 2022 में 18 जून को ये पहली बार अब मनाया जा रहा है। बाकी इसका कैंपेन का थीम है नो टू हेट। हेट स्पीच आप जानते हैं किसी भी तरह की इस तरह की लिखित या फिर इस तरह की कोई लिखित बात या फिर कोई मुंह से बोली हुई बात जो कि किसी रिलीजन पर या एथनिसिटी पर बेस्ड हो और दूसरे के सम्मान को ठेस पहुँचाए या फिर किसी तरह का वायलेंस जो है क्रिएट करे, तो इस तरह की स्पीच को कहते हैं हेट स्पीच। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन डेडिकेटेड टू द नेशन धरोहर द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST इन विच स्टेट? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गोवा। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने धरोहर क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST, इसको पणजी गोवा में जो है इनोग्रेट किया है। तो ये 2 स्टोरी ब्लू बिल्डिंग है। इसको पहले अल्फानदेगा के नाम से जाना जाता था जब गोवा पोर्चुगीज रूल के अंतर्गत आता था तब। और आपको बता दें जो बिल्डिंग है ये मांडोवी रिवर, ठीक है,
मांडवी रिवर के तट पर स्थित है पणजी, तो यहीं पर ये बिल्डिंग है। कई बार पूछ लेते हैं मांडोवी रिवर, तो याद रखिएगा जो पणजी शहर है मांडोवी रिवर के ही तट पर है। Under the Startups for Railways policy, the railways would grant up to how much crore rupees to innovators on equal sharing basis with provision of milestone wise payment। रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए कितने करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1.5 करोड़ रुपीज़। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है ना, यही आपके एग्जाम में आ जाती है और उसमें क्या होता है बच्चा समझ नहीं पाता है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें आप और रुचि लिया कीजिए। देखने में तो बहुत बोरियत लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। जब आप इस तरह की समझ डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हाँ मैं इस तरह के क्वेश्चन समझूं कि उसमें आखिर पूछ क्या रहा है, 2-3 बार इसको पढ़िए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत आसान था। अभी देखिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है क्वेश्चन में, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इंडियन रेलवेज ने स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज इस तरह की एक पॉलिसी लॉन्च की है और इसका मकसद क्या है, जो रेलवे से संबंधित है कोई भी स्टार्टअप है जो नई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लाएगा रेलवेज में जो यूज़ हो सके, ठीक है, तो उनके लिए 1.5 करोड़ रुपीज़ का सीड फंड प्रोवाइड कराएगा रेलवे। केवल इतना सा इसका मतलब था, ठीक है। जो स्टार्टअप है रेलवे में जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा, नई नई सॉल्यूशंस देगा, ठीक है, टेक्निक्स देगा, तो बस वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक का सीड फंड प्रोवाइड कराएगा इंडियन रेलवे। और ये जो इनोवेशन फंड है ये डायरेक्टली जो ग्रांट करा जाएगा, ये इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप्स को ग्रांट किया जाएगा। The Adani Group has tied up with the Total Energies SE to jointly create the world's largest green hydrogen ecosystem in Gujarat. Total Energies SE is from which country? अडानी समूह ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए टोटल एनर्जीज एसई के साथ समझौता किया है। आपको बताना है टोटल एनर्जीज एसई किस देश से है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रांस। तो अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज, इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ही गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। और इसी के लिए जो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसके 25% जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो ये टोटल एनर्जीज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इसमें जो 25% स्टेक है ना अडानी एंटरप्राइजेस के, वह एक्वायर करेगा टोटल एनर्जीज। और टोटल एनर्जीज कहाँ की है? फ्रांस की। विच मीडिया नेटवर्क वॉन द IPL डिजिटल राइट्स फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? किस मीडिया नेटवर्क ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए IPL डिजिटल अधिकार जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा वायाकॉम। तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI, इसने इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट्स हैं उनको बेच दिया है और इससे टोटल रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है 48,390 करोड़ रुपीज़ का। तो देखिए स्टार इंडिया को मिले हैं टेलीविजन राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में, जबकि जो वायकॉम 18 कंबाइन है जो कि जॉइंट वेंचर है मुकेश अंबानी का नेटवर्क 18 और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच, इसको दिए गए हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिजिटल राइट्स। कितने रुपए में? 23,758 करोड़ रुपीज़ में। तो जो आप ऐप वगैरह पर देखते थे ना स्टार, ये जो डिज्नी हॉट स्टार वगैरह पे, ठीक है, तो अब उसके बदले आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे जो ये वायकॉम 18 की जो ऐप वगैरह या फिर इनका जो अपना ऐप होगा उस पर ये डिजिटल रूप से आप देख पाएंगे, बल्कि जो टीवी के राइट्स हैं वो तो स्टार इंडिया के पास ही हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसके अलावा जो वर्ल्ड राइट्स हैं वो वायकॉम 18 एंड टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दिए गए हैं 1,457 करोड़ रुपीज़ में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डिड लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेट हरिचंद विन अ गोल्ड मेडल? निम्नलिखित में से किस खेल में लंबी दूरी के महान खिलाड़ी हरिचंद ने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 1978 एशियन गेम्स बैंकॉक। तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हैं, एथलीट रहे हैं हरिचंद, ये 2 टाइम ओलंपियन है और एशियन गेम्स में 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका हाल ही में जालंधर पंजाब में निधन हो गया है।
तो आपको जानना चाहिए जो 1978 के बैंकॉक एशियन गेम्स थे, यहाँ पे इन्होंने 5000 एंड 10,000 मीटर में जो है गोल्ड मेडल जीता। साथ ही इन्होंने 1975 के एशियन चैंपियनशिप जो सियोल में हुई, यहाँ पर 10,000 मीटर का भी टाइटल इन्होंने जीता था। इंडिया इज नेगोशिएटिंग द परचेस ऑफ एडिशनल चिनूक CH-47F1 heavy lift helicopters and AH-64E Apache attack helicopters with which aircraft manufacturers? भारत अतिरिक्त चिनूक CH-47F1 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किस विमान निर्माता के साथ बातचीत कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बोइंग। तो देखिए बोइंग ने ये कहा है कि भारत हमसे जो है चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने यानी कि और खरीदने की बातचीद यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो चिनूक है और जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारत को कौन प्रोवाइड कराता है? बोइंग। इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द्विशताब्दी महोत्सव ऑफ विच न्यूज़पेपर इन मुंबई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस अखबार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मुंबई समाचार। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जो ये मुंबई समाचार है इसके द्विशताब्दी महोत्सव यानी कि 200वीं एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए पहले वीकली के रूप में लॉन्च किया गया, अब ये डेली न्यूज़पेपर है और 1 जुलाई 1822 1 जुलाई 1822 को श्री फरदुनजी मर्जबान जी इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसको 200 साल अब पूरे हो गए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज उत्तर प्रदेश। Indian captain Sunil Chhetri completed how many years in international football? 17 years. Stand Up India scheme was launched on 5th April 2016 and extended up to which year? Answer is 2025. Which country has suspended a 2 decades old friendship treaty with Spain after Madrid reversed decades of neutrality in the Western Sahara dispute? Answer is Algeria. Which country scored the lowest among 180 countries in the Environment Performance Index 2022 published by researchers from Yale and कोलंबिया यूनिवर्सिटीज? आंसर इज इंडिया। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। तो देखिए एक्सपीडाइट नाडू नेटवर्क आंध्र प्रदेश सीएम वाई जगन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, ये एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है सीएम ने कहा है एक्सपीडाइट प्रोसेस टू गिव बूस्टर डोजेस। एक न्यूज़ ये है सिद्धू मूसेवाला किलिंग, इंडिया टू रिक्वेस्ट कनाडा टू एक्सपीडाइट एक्स्ट्राडिशन ऑफ गोल्डी बरार। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या लग रहा है शब्द? ये है एक्सपीडाइट। तो यही हमारा आज का शब्द है और इसका मतलब होता है प्रक्रिया को तेज करना, शीघ्रता करना। कोई काम है उसको तेज करना, उसको बोलते हैं एक्सपीडाइट। क्या बोलते हैं? एक्सपीडाइट। तो आप देखिए यहाँ पर पहले वाला ये क्वेश्चन देखिए। तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये कह रहे हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को कि जो नाडू नेडू जो कार्यक्रम है इस पर जो इस कार्यक्रम में जो है तेज़ी दिखाइए, इसके इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी दिखाइए, एक्सपेडाइट कीजिए इसको। यहाँ पर देखिए सीएम क्या कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात है कि एक्सपेडाइट प्रोसेस टू गिव बूस्टर डोजेस। बूस्टर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कीजिए, उसको एक्सपेडाइट कीजिए। सिद्धू मूसेवाला किलिंग में देखिए भारत ने कनाडा को रिक्वेस्ट की है कि जो गोल्डी बरार का जो एक्स्ट्राडिशन है उसको एक्सपेडाइट कीजिए, यानी कि उसमें तेज़ी लाइए, जल्द से जल्द उसको जो है एक्स्ट्राडिशन कीजिए उसका। इंग्लिश में देख सकते हैं टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। देखिए जैसे यहाँ पर एक्सपीडाइट रिक्रूटमेंट सेज तेलंगाना बीजेपी लीडर। तो तेलंगाना के जो बीजेपी लीडर हैं वो कह रहे हैं तेलंगाना की सरकार को कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें तेजी लाइए, उसको एक्सपीडाइट कीजिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, प्यारा शब्द है, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहना चाहे कोई काम धीरे चल रहा है उसको कह सकते हैं आप तेजी लाइए, यानी कि उसको एक्सपीडाइट कीजिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द इंडिया स्टोरी? 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? बैडमिंटन संबंधित क्वेश्चन है। द 56th बोर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? Which agency launched the National Data and Analytics Platform for Open Public Use? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।